एक लड़की पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। वह इंटर की परीक्षा 95% अंकों के साथ उत्तीर्ण करती है। फिर आगे ग्रेजुएशन में दाखिला लेती है और उसका सपना था यूपीएससी का एग्जाम को क्वालिफाई करके आईएएस अधिकारी बनना था। वह लड़की अपनी पढ़ाई को उच्च स्तर से जारी रखती है, लेकिन घर वाले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उसके भावनाओं की कदर नहीं करते हैं। जैसा कि वह लड़की ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है तभी उसके माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं। लड़की बहुत मायूस हो जाती है। उसे लगता है कि अब मैं शायद अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी वह अपने माँ बाप के फैसले का सम्मान करती है और शादी कर लेती है। जब वो ससुराल जाती है तो उसे बहुत ही उम्मीद होती है कि मेरे जो पति हैं मेरा साथ देंगे मेरे सपनों को पूरा करने में, लेकिन वहाँ भी उसके साथ वैसा ही होता है। जैसे उसके माँ बाप कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक उसी तरह से उसके जो सास ससुर भी कम पढ़े लिखे होते हैं। वह उसकी भावनाओं को नहीं समझते हैं, उसके सपनों को मार देते हैं। जैसे उसके माँ बाप कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसकी भावनाओं को नहीं समझे, वैसे ही उसके सास ससुर भी थे जो उसके सपनों को मार देना चाहते थे। जब वह लड़की पढ़ाई करती तो वो कहते थे कि क्या तुम पढ़ लिख कर कलेक्टर बनोगी? करना तो तुम्हें घर का काम ही है, उसके लिए तुमने पढ़ाई तो पूरी कर लिया है, छोड़ दो अब पढ़ाई। लेकिन वह लड़की जरा से भी डगमगाई नहीं अपने लक्ष्य से। भले ही घर वाले कुछ भी कहें, वो अपनी पढ़ाई को जारी रखती है और अपनी निगाहों में अपनी मंजिल को रखती है। अनबन जो घर में हो रहा था उसमें उसका पति भी साथ नहीं दे पाता। वह अपने माँ बाप के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाता था। इस तरह से लड़की बहुत मायूस और हताश हो जाती है। तब उसे लगा कि अब शायद मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगी। इसलिए वह तलाक लेने का फैसला करती है और कोर्ट में जाकर तलाक का केस फाइल कर देती है। फिर जुट जाती है जी जान से अपनी पढ़ाई करने में और अपने लक्ष्य को पाने में। आखिरकार एक दिन वह अपने मंजिल को पा लेती है। कामयाबी के जिस शिखर पर वह लड़की पहुंच जाती है, वहां पे पहुंचने के लिए लोग कई वर्षों तक मेहनत करते हैं। फिर भी उसके बाद भी गारंटी नहीं होती है कि वह मंजिल को पाएंगे या नहीं पाएंगे। आखिर उस लड़की के राहों में हुई अनबन और संघर्ष, उसके बाद कामयाबी की जीवन गाथा हम जानेंगे आगे वीडियो में। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज की कहानी एक संघर्षशील महिला की जीवन की है जो सामाजिक रूढ़ियों को तोड़कर अपने कामयाबी के बुलंदियों पर पहुंचती है, जहां से वह एक नई इबारत लिखती है। कलेक्टर ऑफिस में बहुत ही महागमी होती है। सुबह का समय था, नई कलेक्टर मैडम आने वाली थी तो सारे स्टाफ जो थे वह तैयारियों में लगे थे। थोड़ी ही देर में जब 10 बजता है तभी कलेक्टर प्रांगण में एक सफ़ेद कलर की गाड़ी आती है और सभी कर्मचारी गाड़ी के पास दौड़ते हैं। बड़े बाबू दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोल के फूलों का गुलदस्ता मैडम को देता है और इसी क्रम में जितने भी लोग होते हैं सब मैडम का स्वागत करने के लिए हाथों में फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़े थे। मैडम नीली आर्गजूम का चश्मा लगाई थी, हाथ में घड़ी और हाथ में एक डायरी लिए हुए बहुत ही सुंदर और सभ्य लग रही थी। वह गाड़ी से उतरती हैं और सभी के हाथों से फूलों का गुलदस्ता लेकर अभिवादन करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही थी। पंक्ति के सबसे आखिरी में उस ऑफिस के क्लर्क साहब खड़े थे जिनका नाम प्रेम सिंह सैनी था। वह अपना
सर नीचे की तरफ झुकाकर खड़े थे। तभी मैडम आती हैं और उनसे भी फूलों का गुलदस्ता लेकर आगे बढ़ जाती है। अब बड़े बाबू मैडम को लेकर केबिन के अंदर चले जाते हैं। फिर वहाँ पर कलेक्टर कार्यालय में सभी कर्मचारी खड़े थे और एक एक कर्मचारी को बुलाकर मैडम के केबिन में सबका पद और कार्य की जानकारी देते हैं। जो प्रेम सिंह है वह दूसरी लाइन में सबसे आगे खड़ा था। जब उसकी बारी आती है तो वह वहाँ से चलकर सबसे लास्ट में लाइन के चला जाता है। तभी मैडम बड़े बाबू से बोलती हैं कि आप उस क्लर्क साहब का परिचय नहीं कराएंगे, रहने दीजिए, वो खुद अपना परिचय देंगे। तभी जो क्लर्क साहब प्रेम सिंह सैनी होते हैं आते हैं और कहते हैं, जी मैम, मेरा नाम प्रेम सिंह सैनी है और मैं इस ऑफिस का क्लर्क हूँ। इतना कहकर झट से वह ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। तभी बड़े बाबू प्रेम सिंह सैनी के पास जाते हैं और बहुत तेज़ी से गुस्सा होकर बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैडम के केबिन से इस तरह से उठकर आप आए हैं, मैडम को बहुत बुरा लगा होगा। यह बात सुनकर के प्रेम सिंह सैनी कोई जवाब नहीं देता है और अपनी नज़रें फाइल की तरफ गड़ाए रखता है। फिर वहाँ से बड़े बाबू चले जाते हैं। अगले दिन प्रेम सिंह सैनी काम पर नहीं आता है और बड़े बाबू को फ़ोन करके बोलता है कि मैं आज काम पे नहीं आ पाऊँगा, मेरी तबीयत खराब है। इधर दोस्तों धीरे धीरे 1 महीने बीत जाते हैं मैडम को उस कार्यालय में ज्वाइनिंग किए हुए। 1 महीने के अंदर में लगभग उस कार्यालय के सभी कर्मचारी किसी न किसी काम के बहाने मैडम के पास पहुंच चुके थे और मैडम साहब का चेहरा बिल्कुल अच्छी तरह से पहचान चुकी थी। इधर जो क्लर्क होता है प्रेम सिंह सैनी, वह 1 महीने के अंदर में एक बार भी वह मैडम के पास किसी काम से नहीं गया था और न ही मैडम उसको किसी काम के लिए अपने पास बुलाई थी। जब भी क्लर्क यानी प्रेम सिंह सैनी को कोई काम पड़ता था तो वह अपना फाइल किसी अन्य सहयोगी को देकर मैडम के पास भेज देता था। बोलता था कि जाकर मैडम से यह फाइल का काम करवा देना। कलेक्टर मैडम रोज़ जब ड्यूटी पर आती हैं तब एक बार हॉल में खड़े होकर उस कार्यालय के सभी कर्मचारियों को गुड मॉर्निंग बोलती हैं और अपने केबिन में चली जाती हैं। डेली का यह रूटीन देखकर उस कार्यालय में काम करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं वो बहुत ही मैडम से खुश होते हैं। लेकिन उसमें काम करने वाला जो क्लर्क होता है प्रेम सिंह सैनी, वो मैडम से नज़रें मिलाने में आनाकानी करता है, कतराता है। कई दिन बीत जाते हैं। जब मैडम उस क्लर्क को उस ऑफिस में काम करते हुए नहीं देखती हैं तो बड़े बाबू को बुलाती हैं और पूछती हैं कि प्रेम सिंह ऑफिस में नहीं आ रहा है, क्यों, क्या बात है? तो बड़े बाबू बोलता है कि मैम पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, लगभग 5 दिन बीत चुके हैं। तो मैडम बोलती हैं कि इस तरह तो किसी भी स्टाफ की मनमानी नहीं चलेगी, क्या वो उन्होंने छुट्टी का एप्लीकेशन कोई दिया है? बड़े बाबू बोलते हैं नहीं मैम, कोई भी एप्लीकेशन उन्होंने नहीं दिया है। मैम कहती हैं यह तो नियम कानून के खिलाफ है, किसी भी कर्मचारी का इस तरह से मनमानी नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उनको एक एप्लीकेशन देना चाहिए, छुट्टी लेना चाहिए। ऐसा है कि तुम जाओ और पता लगाओ कि क्यों नहीं प्रेम सिंह सैनी आ रहा है। दोस्तों बड़े बाबू फ़ोन करता है प्रेम सिंह सैनी के पास, तो प्रेम सिंह सैनी बोलता है कि मैं अगले दिन आऊँगा। बड़े बाबू बोलते हैं कि मैम बहुत गुस्सा हो रही थी, आपको कम से कम एक एप्लीकेशन देना चाहिए, छुट्टी लेना चाहिए, तब घर पे रहना चाहिए। यह बातें सुन कर के जो प्रेम सिंह सैनी होता है वह कुछ बोलता नहीं है और अगले दिन वह ऑफिस में काम करने के लिए चला आता है। जब आता है तो मैम उसे अपनी केबिन में बुलाती हैं। मैम कहती हैं देखो यह तुम्हारा कोई घर नहीं है, तुमको अगर छुट्टी लेना है तो एप्लीकेशन डाल दिए होते, छुट्टी पास करके तुम घर पे रहते, लेकिन यहाँ पे अपनी मर्जी से कभी आना कभी नहीं आना, यह तुम्हारा कोई घर नहीं है। दोस्तों ये बातें सुन करके जो क्लर्क है प्रेम सिंह सैनी, वह कोई भी जवाब नहीं देता है।
मैडम कहती हैं कि यह फर्स्ट एंड लास्ट है, इसके बाद ऐसा मनमानी कभी मत करना। अगर छुट्टी लेना रहेगा तो एप्लीकेशन डालकर छुट्टी लेकर ही घर पे रहना। याद रखना, आइंदा ऐसा गलती दोबारा कभी मत करना, वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई जरूर करूंगी। तब प्रेम बहुत गुस्से में आकर जवाब देता है कि मैडम, हमारी प्रतिबद्धता सरकार के प्रति है, हम किसी भी अधिकारी के व्यक्तिगत गुलाम नहीं हैं। हमारी छुट्टी बाकी थी, इसलिए हमने छुट्टी ले लिया। इतना कहकर बहुत तेजी से गुस्से में होकर प्रेम सिंह मैडम के केबिन से बाहर निकल जाता है। मैडम प्रेम सिंह की तरफ देखती रहती हैं। तब वह बड़े बाबू को बुलाती हैं और पूछती हैं कि तुम प्रेम सिंह सैनी के बारे में कुछ बताओ, क्यों हमेशा वह परेशान रहता है। बड़े बाबू बोलता है, मैम, उसका पोस्टिंग 2 साल पहले हुआ था और वह 2 साल से इसी कार्यालय में काम कर रहा है। मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ कि प्रेम सिंह सैनी हमेशा परेशान रहता है। उसकी न तो किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती है और न ही किसी से दुश्मनी है। हमेशा वो अपने कामों में उलझा रहता है और बहुत ही खामोश रहता है। यह सुन करके मैडम बड़े बाबू को बोलती हैं, ठीक है, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। बड़े बाबू मैडम के केबिन से बाहर निकल आता है। अब मैडम को आए हुए काफ़ी दिन बीत चुके थे। मैडम की ख्याति पूरे जिले में हो रही थी। कलेक्टर ऑफिस से लेकर जनता जनार्दन तक मैडम काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। और कलेक्टर ऑफिस के ही दूसरे सीनियर ऑफिसर होते हैं जिनका नाम वर्मा जी होता है, जो विकास कार्य का हर टेंडर वर्मा जी के टेबल से ही गुजरता था और हर एक टेंडर में वर्मा जी का कमीशन फिक्स होता था और ऊपर का जो भी कमाई होती थी उसमें ऊपर के अधिकारियों तक का शेयर होता था। चर्चा तो ये भी था कि इसके पहले जो कलेक्टर थे उनका भी शेयर फिक्स रहता था। अब मैडम को इन सब चीज़ों की जानकारी धीरे धीरे ऑफिस में मिलना शुरू हो गया था। तब मैडम ने वर्मा जी के ऊपर नकेल कसना शुरू कर दिया। बाद में जब वर्मा जी को जानकारी होती है कि मैडम मुझ पर नकेल कस रही हैं, तब वो मैडम के खिलाफ ऑफिस में ही बोलने लगा और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। एक दिन किसी टेंडर को मैडम ने पास नहीं किया तो वर्मा जी बहुत नाराज हो गए और वह ऑफिस में ही मैडम के खिलाफ अनाप शनाप बकने लगे। यह सब प्रेम सिंह सब कुछ सुन रहा था। सुनते सुनते वह बहुत गुस्सा हो गया। अब उससे बर्दाश्त से बाहर हो गया। तभी उस ऑफिस का क्लर्क जो प्रेम सिंह सैनी होता है खड़े होकर वर्मा जी से उलझ जाता है और उलझता इस कदर है कि दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। बस इतना अधिक छिड़ जाता है कि दोनों हाथापाई करने लगते हैं। उस कार्यालय के सभी स्टाफ खड़े होकर एक दूसरे को छुड़ाने लगते हैं। यह सब देख मैडम केबिन से बाहर आती हैं और जब बाहर आती हैं तो सब लोग शांत हो जाते हैं। शांत होने के बाद मैडम अपनी केबिन में चली जाती हैं और बड़े बाबू को बुलाती हैं। बड़े बाबू से पूछती हैं, यह सब क्या चल रहा था, क्यों लोग आपस में लड़ाई करने लगे थे और क्यों इतनी तेज तेज बात कर रहे थे, मैटर क्या है, तुम बताओ मुझे। तब बड़े बाबू बोलते हैं, मैम, वर्मा जी आपके खिलाफ बोल रहा था, इसलिए प्रेम सिंह को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह उलझ गया। फिर मैडम बड़े बाबू के माध्यम से प्रेम सिंह को अपने केबिन में बुलाती हैं और उससे पूछती हैं, आखिरकार यह सब क्या हो रहा है। यह सरकारी कार्यालय है, आपका यह सरकारी कार्यालय है, यह कोई आपका घर और सड़क नहीं है। जब जी चाहे जो आप कर सके, इस तरह से लड़ना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। दोस्तों, प्रेम सिंह एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति की तरह सर झुकाए हुए कहता है कि वर्मा आपके खिलाफ बोल रहा था, मैं काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह लगातार आपकी बुराई किए जा रहा था। तब मैडम कहती है कि मेरी बुराई कर रहा था, तुम्हारी बुराई तो नहीं कर रहा था, मैं कानूनी कार्रवाई उस पर करती। तुम कौन होते हो मेरी बुराई सुनकर और मेरे लिए उससे लड़ने वाले। दोस्तों, यह सब सुनता है और प्रेम सिंह सर झुकाकर नीचे बस सुन रहा था। जब प्रेम सिंह कुछ नहीं बोलता है तो मैम को बहुत तेज़ी से गुस्सा आ जाता है
और गुस्सा होकर कहती हैं, प्रेम सिंह तुम पहले अपना सर ऊपर करो, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, मैं कुछ कह रही हूँ। तब प्रेम सिंह गुस्से में आकर अपना सर ऊपर करके मैडम की ओर देखने लगा और मैम भी थोड़ा नर्वस हो जाती है। फिर वो कहने लगा कि मैं अलग हुआ हूँ आपसे, तो क्या हुआ, अगर कोई इस तरह से आपकी बुराई करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इतना बोलकर प्रेम सिंह मैडम के केबिन से बहुत तेजी से बाहर निकल जाता है। मैडम उसकी तरफ देखती ही रह जाती हैं। अब मैडम के चेहरे पर कई तरह के भाव आ रहे थे, जा रहे थे। मैडम की आंखें डबाडब हो जाती हैं। वह झट से रुमाल निकालकर अपने आंसुओं को पोंछ लेती हैं। इस घटना के बाद प्रेम सिंह और कलेक्टर मैम के बीच अब भी दूरियां बरकरार रहीं। वर्मा और प्रेम सिंह के बीच जो झगड़ा हुआ था वह मामला सब शांत हो गया था। इधर प्रेम सिंह समय से ऑफिस जाता था और समय से ऑफिस में काम करके फिर आता था और जाता था, चला जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कंडीशन सामान्य हो जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि 2 दिन बाद अचानक फ़ोन आता है मैम के पास कि आपके ऑफिस में मंत्री साहब आने वाले हैं, जनता दरबार लगाने वाले हैं। मैडम अपने कर्मचारियों को सख्त हिदायत देती हैं और कहती हैं कि पूरी तैयारी की जाए, अगर कोई भी शिकायत आया तो मंत्री जी नाराज़ हो जाएंगे। जिस दिन मंत्री जी को आना था उस दिन स्टाफ के सभी कर्मचारी सुबह जल्दी आ गए थे, लेकिन प्रेम सिंह नहीं आया था। फिर मैडम बार बार देखती थी कि प्रेम सिंह किधर है। जब प्रेम सिंह नहीं दिखता है तो मैडम कहती हैं बड़े बाबू से कि पता लगाओ प्रेम सिंह क्यों नहीं आया। तब बड़े बाबू प्रेम सिंह के एक खास के पास फ़ोन करके पता करते हैं तो पता चलता है कि रात में ही कुछ बदमाशों ने उन पर कातिलनामा हमला कर दिया और वह घायल अवस्था में हो गए हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में वह आईसीयू के वार्ड में भर्ती हैं। जैसे ही इस घटना की जानकारी होती है वैसे ही बड़े बाबू मैम को इस घटना के बारे में बताते हैं। जैसे मैम को इस घटना के बारे में जानकारी होती है वैसे ही उनके चेहरे का रंग उतर जाता है। वह नर्वस हो जाती हैं। मैडम के चेहरे को देखते हुए बड़े बाबू भी आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं कि आखिरकार प्रेम सिंह की तबीयत खराब होने की सूचना पाते ही मैम का चेहरा क्यों उतर गया, वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। और मैम इधर बड़े बाबू से बोलती हैं कि मुझे हॉस्पिटल में जाना बहुत ज़रूरी है प्रेम सिंह को देखने के लिए। इधर तुम इस कार्यालय का जो भी कामकाज है उसको संभालो। यह सुन करके बड़े बाबू आश्चर्यचकित हो जाता है। बोलता है मैम मैं किसी भी स्टाफ को भेजकर उनका हाल चाल ले लेता हूँ, लेकिन आप मत जाइए, आपको यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चली जाएंगी तो मंत्री साहब नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैडम जल्दी जल्दी से अपना बैग लेकर गाड़ी की तरफ जाते हुए कहती हैं कि नहीं, मुझे मंत्री जी के आगमन से ज़्यादा ज़रूरी है हॉस्पिटल जाना। और वह झट से गाड़ी पर बैठकर चली जाती हैं। और मैडम का इस तरह से वहाँ से जाना बड़े बाबू और स्टाफ के जो भी कर्मचारी हैं सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कलेक्टर मैडम अचानक अस्पताल में पहुँच जाती हैं। पहुँचने के बाद अस्पताल में भी खलबली मच जाता है। मैडम लिफ्ट से ऊपर जाना चाहती हैं लेकिन लिफ्ट ऊपर सा समय लगता है, इसलिए वह सीढ़ी के रास्ते वह उस हॉस्पिटल के जो ऊपर में आईसीयू था वहाँ पे वार्ड में पहुँच जाती हैं। मैडम को इस तरह से भागते हुए देख हॉस्पिटल के जो भी डॉक्टर हैं वह बहुत ही सदमे में आ जाते हैं कि कलेक्टर मैम इस दौड़ते हुए ऐसे हॉस्पिटल में क्यों जा रही हैं, कौन इनका है जो इतना करीबी है। सब लोग अंदर ही अंदर सोच रहे थे। इधर सभी लोग मैम के पीछे पीछे आईसीयू वार्ड में चले जाते हैं तो वहाँ प्रेम सिंह बेहोशी की हालत में था। उसे इस तरह से देखकर मैडम की आंखों से आंसू आने वाले ही होते हैं, लेकिन मैडम उस आंसू को छिपा लेती हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। फिर वहाँ के उपस्थित जो डॉक्टर हैं उनसे पूछती हैं प्रेम के बारे में।
डॉक्टर बोलते हैं इनकी हालत स्थिर है और खतरे से बाहर है। तब मैडम डॉक्टरों को कहती हैं सख्त हिदायत देते हुए कि कोई भी लापरवाही नहीं होना चाहिए इलाज में। मैम जब तक हॉस्पिटल में होती हैं तब तक उनका फ़ोन बजता रहता है, लेकिन मैम फ़ोन रिसीव नहीं करती हैं। जैसे ही वह प्रेम बाबू को देखकर आईसीयू वार्ड से बाहर निकलती हैं, वैसे फ़ोन को रिसीव करती हैं। तब बड़े बाबू बताते हैं कि मैम मंत्री जी अब यहाँ से जा चुके हैं नाराज़ होकर। मैडम वापस अपने कार्यालय में आती हैं तो बड़े बाबू पूछता है मैम आप इस तरह से क्यों चली गई थी, लेकिन मैम इसका कुछ जवाब नहीं देती है। इधर मैम डेली ऑफिस में आती हैं और वह बड़े बाबू के माध्यम से प्रेम सिंह का हाल चाल लेती रहती हैं, लेकिन इसके बाद फिर दोबारा वह हॉस्पिटल में नहीं जाती हैं प्रेम सिंह को देखने के लिए। ऐसे करीब 2 हफ्ते बीत जाते हैं। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद प्रेम सिंह को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाता है और वह घर पर आकर रहने लगता है, आराम करने लगता है। एक दिन छुट्टी का दिन आता है। उस छुट्टी के दिन जो मैडम है वो अपने ड्राइवर से बोलती है कि गाड़ी घुमाओ और चलो प्रेम सिंह के घर पर उसका हाल चाल लेना है और देखना है। इधर जो ड्राइवर है वह ड्राइवर के साथ जो उनके बॉडीगार्ड थे सब लोग गाड़ी लेकर प्रेम सिंह के घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद मैडम देखती हैं कि प्रेम सिंह एक बिस्तर पर लेटे हुआ है और उसका पूरा शरीर पट्टियों से लिपटा हुआ है। वह देखती हैं कि प्रेम बाबू पास में ही टेबल पर रखे दवा और पानी को लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह ले नहीं पा रहा है। उसको काफ़ी तकलीफ़ महसूस हो रही थी। प्रेम सिंह मैडम को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। मैम अपने सुरक्षा गार्ड को बाहर रखकर और रूम के अंदर चली जाती हैं। अंदर जाने के बाद वह टेबल से दवा उठाती हैं और ग्लास में पानी डालकर प्रेम सिंह को देती हैं खाने के लिए। प्रेम सिंह कुछ नहीं बोलता है और ग्लास लेकर के उनके हाथों से दवा खा लेता है। दवा खाने के बाद प्रेम सिंह बोलता है मैडम से मैम आपको इस तरह से यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। आखिर ऑफिस के लोग तरह तरह की बातें करेंगे तो क्या जवाब देंगे हम। मैडम कहती हैं कि यही बात तुम उस दिन सोचे होते जब तुम वर्मा जी से मेरे लिए उलझ गए थे और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिए थे। दोस्तों ये बातें सुनकर का मैडम का प्रेम सिंह फिर खामोश रह जाता है। फिर दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते थे लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। प्रेम सिंह के पास में एक कुर्सी रखी थी। मैडम उस कुर्सी पर बैठ जाती हैं और कुछ देर के बाद कहती हैं यहाँ पर अकेले ही रहते हो। तब वह अपनी आंखें झींकते हुए कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर अकेले ही रहता हूँ। मैडम फिर कहती है कि क्या कमरे की दशा बनाकर तुमने रखा है, चारों तरफ कचरा बिखेरे रखे हो, अकेले ही क्यों रहते हो, क्यों यहाँ पर बीवी और बच्चों के साथ में तुम्हें रहना अच्छा नहीं लगता है क्या, या उन्हें भी तुमने छोड़ दिया है। तब प्रेम सिंह कुछ देर तक खामोश रहता है तो मैडम फिर बोलती हैं अगर बीवी बच्चों के साथ तुम रहते तो तुम्हारा रूम कम से कम साफ सफाई रहता और तुम्हें टाइम पे भोजन बना बनाया मिलता, दवा समय से मिल जाता, पानी समय से मिल जाता। यह बातें सुनकर के प्रेम सिंह बोल पड़ता है कि मैम मैं अभी तक शादी नहीं किया हूँ। तब मैडम कहती हैं आखिर क्यों तुमने अभी तक शादी नहीं किया। यह बात सुनकर के प्रेम सिंह जवाब देता है कि आपने भी तो अभी तक शादी नहीं की है। यह बातें सुनकर के मैडम की आंखों से आंसू आ गए। वह अपना सर नीचे कर लेती हैं। प्रेम ने मैडम की ओर देखते हुए कहा कि मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया था लेकिन दिल से नहीं निकाल पाया, बहुत याद आती हो तुम। यह बातें सुनकर के कलेक्टर मैडम भी कहती हैं कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है और प्रेम सिंह के आंसू को पूछते हुए कहती हैं कि पापा ने मुझे बहुत जोर दिया कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझे पता था कि एक दिन आप ज़रूर समझोगे मुझे और मेरी कदर करोगे, इसलिए मैंने भी शादी नहीं किया। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं
और अपने आंसुओं को पोंछने लगते हैं। और आंसुओं को पोंछते हुए प्रेम सिंह जवाब दिया, आखिर हम दोनों ने अपनी अपनी नादानियों के चलते कैसे इतना समय बर्बाद कर दिए, मुझे क्षमा कर देना अनुराधा। तब मैडम ने कहा कि तुम्हारे ऊपर जो हमला किया था वह वर्मा जी किए थे और मैंने वर्मा जी के ऊपर FIR दर्ज करा करके उनको सस्पेंड कर दिया हूँ। तब प्रेम ने कहा, आपको यह नहीं करना चाहिए था मैडम, अब तो हमारे और तुम्हारे रिश्तों के बीच ज़्यादा ही बात का बतंगड़ बन जाएगा लोगों के द्वारा। तब मैडम ने कहा, यही बात तुम्हें 5 वर्ष पहले सोचना चाहिए था, तो हम दोनों आज साथ साथ होते। उस समय तो नहीं सोचा। तब प्रेम ने मैडम की ओर देखते हुए कहा कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही ये सब कुछ किया, मैं तुम्हारी शिक्षा के खिलाफ कभी भी नहीं था। मैं तुम्हें जरूर समझ सकता था, लेकिन अपने माँ बाप को अपने हिसाब से चलने के लिए कैसे कहता। फिर मैडम बोली कि मैंने क्या मांगा था आपसे और उनसे, मैं आपसे बस सिर्फ यही कही थी कि मेरी शिक्षा जारी रखिए, मुझे पढ़ने दीजिए, मेरा मन पढ़ने में लगता है और मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। लेकिन आपके घर के लोग चाहते थे कि मैं आगे न पढ़ूँ, बस एक मामूली औरत बनकर रहूँ और घर में काम करूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आप भी तो मेरे खिलाफ ही थे। तब प्रेम बाबू कहते हैं कि मैं आपके खिलाफ, आपके शिक्षा के खिलाफ नहीं था, लेकिन रोज रोज की झगड़े की वजह से, खींचातानी की वजह से मैं तंग आ गया था। तो आखिरकार मैं करता क्या? मैं तुम्हें समझाता तो तुम भी नहीं मानती, और मैं अपने माँ बाप को समझाता वो भी नहीं मानते, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन इसका रास्ता तो सिर्फ यही नहीं था कि तलाक ही लिया जाए। मैडम फिर से बोली कि तुमने भी उस दिन मायके जाने पे मजबूर कर दिया था, जबकि उस टाइम पर तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। यह तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे द्वारा भेजे गए तलाकनामे पर मैंने सिग्नेचर नहीं किया, वरना पापा तो कह रहे थे कि सिग्नेचर कर दो और रिश्तों से मुक्त हो जाओ, लेकिन वह सब कुछ मुझे मंजूर नहीं था। देखो, आज मेरी किस्मत और मेरी मेहनत रंग लाई है, जो मेरे सपने साकार हुए। इतना सुनने के बाद प्रेम की आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वह मैडम का दोनों हाथ पकड़कर रोने लगता है। आता, मैं मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, इस चीज़ का एहसास मुझे हो गया है। तो मैडम उसके हाथों को पकड़कर रोने लगती हैं और गले से लिपट जाती हैं। इस तरह से दोस्तों वह दोनों फिर से मिल जाते हैं। मेरे दोस्तों, मैडम फिर सुरक्षा गार्ड को बोलती है कि आप लोग चले जाइए, आज मैं यहीं पर एक रात रहूँगी। तो इस तरह से दोस्तों वो मैडम जो थी और जो वह क्लर्क था, उन दोनों की पहले शादी हो चुकी थी और शादी होने के बाद फिर से तलाक हो गया था। कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर किसी भी काम को दृढ़ संकल्प लेकर किया जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। इस चीज़ को इस मैडम साहिबा ने साबित करके दिखा दिया। तो अगर यह कहानी आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।